एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, बॉडी सिर्फ आगे या पीछे जाती है, एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव करती है, या ऊपर या नीचे मूव करती है। जबकि टू डायमेंशन में क्या होता है, इसमें बॉडी जैसे वन डायमेंशन में एक ही एक्सिस होगा, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बट इन केस ऑफ टू डायमेंशन, जैसे हमने किसी बॉल को फेंका, तो बॉल को फेंका, बॉल ऐसे जा रही है और फिर यहाँ नीचे आके गिर रही है, तो बॉल का जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई, दो डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। समझे बच्चे? तो अब जैसे कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशन वन डायमेंशन थोड़ा सा हार्ड है। क्यों बच्चे, ऐसा बता सकते हो क्या कारण है कि टू डायमेंशन मोशन वन डायमेंशन थोड़ा सा हार्ड है? टू डायमेंशन मतलब कि दो एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक प्लेन, देखो इसे प्लेन कहते हैं, ये क्या होता है, पूरा एक प्लेन होता है, प्लेन सरफेस है ना, ये थोड़ा सा इसको स्टडी करना हार्ड है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का ध्यान रखना है। जैसे बॉल है, अब ये जा रही है, आगे जा रही है, यहाँ अब यहाँ पहुंची, तो इसने एक्स में कितना ट्रेवल किया ये भी मैटर करता है, और इसने वाई में ट्रेवल किया ये भी मैटर करता है। तो बॉडी के दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, मैटर करते हैं, क्योंकि बॉडी एक तरीके से दो डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है, एक्स में भी और वाई में भी, ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है, देखो आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। सिर्फ ये नहीं, यहाँ वेलोसिटी भी टू डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है। टू डायरेक्शन के अलॉन्ग मतलब देखो, जैसे कोई बॉडी ऐसे जा रही है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, जैसे आपने कोई बॉल को ऐसे फेंका, तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? इसकी वेलोसिटी एक्स में भी और वाई में भी, इसका क्या मतलब है? अगर किसी बॉडी को मैं तिरछा फेंकता हूं ऐसे, तो उसकी वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी है, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो, कोई बच्चा बताएगा? बच्चे देखो, उसकी वेलोसिटी एक्स में और वाई में कैसे है, क्योंकि बॉडी ऐसे जा रही है, तो एक्स में भी, एक्स डायरेक्शन में भी उसका मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना। यार टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, बॉडी ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है बॉडी, यूं जा रही है, तो एक्स में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी एक्स में और वाई में दोनों में होगी। मतलब दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, देखो ऐसे जा रही है ना, एक्स में और वाई में दोनों में बढ़ रही है ना। और अगर हम उल्टे हो जाके देखें तो ये तो सीधी जा रही है तो फिर नीचे भी तो आएगी, तो नीचे ही होगी। देखो अच्छे, टू डायमेंशन में क्या होता है, वन डायमेंशन टू में, टू डायमेंशन में फर्क इतना सा होता है। वन डायमेंशन में क्या होता है कि हमको एक ही कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है, मतलब बॉडी कहाँ पर है, किधर है, बस जहां पर बॉडी के दोनों ही कोऑर्डिनेट देखने पड़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है और वाई कोऑर्डिनेट इतना है। समझे या नहीं समझे? क्योंकि बॉडी के यहाँ दोनों ही कोऑर्डिनेट मैटर करते हैं, जबकि वन डायमेंशन में ऐसा नहीं होता। तो कंपैरेटिवली टू डायमेंशन की स्टडी जो होती है वो वन डायमेंशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि वन डायमेंशन में क्या है, बॉडी अभी 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे है, ऐसे है, वहाँ है, पोजिशन ये है, वेलोसिटी है। जबकि टू डायमेंशन में क्या होता है, बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 10 है, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट आपको बताने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपको बॉडी की प्रॉपर लोकेशन मालूम करनी है तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट चाहिए। समझे बच्चे? जैसे बॉडी की लोकेशन यहाँ है, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। क्योंकि 2D में अगर आप किसी को डिफाइन करते हो, जैसे अपने ग्राफ बनाते हो, आप एक नंबर लाइन बनाते थे, हम जैसे नंबर लाइन सीखी हमने मैथ्स में और ग्राफ सीखा, तो ग्राफ में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। जैसे 2D होता है ग्राफ, जैसे ग्राफ बनाते हैं, और अगर नंबर लाइन होता है तो सिर्फ एक ही चाहिए होती है वैल्यू। तो यहाँ पर भी यही होता है कि 2D मोशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन विथ 1D मोशन। अब इसमें डिफिकल्ट में क्या होता है बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, 2D मोशन में हमें वेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो बच्चे, जैसे हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर्स और क्या होती है वेक्टर्स? देखो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जैसे मान लो मैं अभी ट्यूसडे मार्केट है, तो मैं एप्पल लेने जाता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ आलू, तो मैं कहता हूँ मुझे 2 kg आलू दे दो आप, तो दे देता है मुझे। जबकि कहीं कहीं ऐसा होता है डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ यार ये बॉल उठा के वहाँ फेंको, या आप आगे चलो, फिर आगे से राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट चलो 2 मीटर, लेफ्ट चलो 2 मीटर। तो कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट साथ में होती है, किस डायरेक्शन में चलो, भाई यहाँ से राइट मुड़ जाओ, यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो। अब एप्पल वाले को तो ऐसा नहीं कहते भैया 2 kg एप्पल देना ईस्ट डायरेक्शन में, या राइट मुड़ के या लेफ्ट मुड़ के, क्योंकि वहाँ हमको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कहीं कहीं डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्वांटिटीज अपने आप क्या बन जाती हैं, वेक्टर। और जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्या हो जाती है, स्केलर्स। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी पड़ती है, पूरी की पूरी वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी पड़ती है। अब वो क्या, मान लो इस ब्लॉक पे 10-10 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, इसमें नेट फोर्स क्या होगा, तो आप लेमन लैंग्वेज में आंसर नहीं दे सकते। कई बार बच्चे कहते हैं जीरो। जीरो कैसे, कई बार बच्चे कहते हैं सर एक काम करते हैं, इस पे क्या होगा, इस पे 10 न्यूटन यहाँ ले लो, इस पे 10 न्यूटन यहाँ ले लो, ठीक है, तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट मान लो दूसरा बच्चा ये कहता है कि सर एक काम करते हैं, दोनों पे सेम डायरेक्शन में फोर्स ले लेते हैं 10-10 न्यूटन का, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, 20। तो ये आंसर आ गया। बट मैं कहता हूं चलो कुछ और एंगल पे हो नेट, दो फोर्स ऐसे, तो क्या 0 या 20 आएगा या कुछ और आएगा, और बॉडी कहाँ जाएगी इस केस में, इस वाले केस में बॉडी जाएगी कहाँ, अब बताओ। यहां तो चलो बॉडी कहीं नहीं जा रही क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां आगे जाएगी, यहां कहाँ जाएगी, यहाँ बॉडी इन दोनों के बीच में जाएगी क्योंकि इन दोनों का नेट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा, क्या होगा, बीच में। आप इधर खींच रहे हो, आपका भाई बहन इधर खींच रहा है, तो चीज किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों का नेट निकालना चाह रहे हैं, 2 फोर्स ही हैं, तो हमेशा डायरेक्ट आंसर क्यों आ रहा है और एंगल क्यों मैटर कर रहा है, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है और एंगल क्यों मैटर कर रहा है। देखो यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा जब तक आपको एंगल ना दिया हो, मतलब प्रॉपर्ली डायरेक्शन नहीं दी होगी, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बिना डायरेक्शन के आप रिजल्टेंट या वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, समझे या नहीं समझे। जब हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे बेसिक वेक्टर होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चे, और वेक्टर क्या होता है, एक्चुअली जब कभी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। जब कभी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें छुपी होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ये अगर ये 2 चीजें हैं तो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन जब हम किसी बॉडी का देते हैं उसको कैसे भी दे सकते हैं, ये मैं बताता हूँ बच्चों आपको कैसे। जैसे मान लो कोई बॉडी जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो ये भी एक क्वांटिटी कैसी हो गई बताओ बच्चों, ये भी क्वांटिटी कैसे बन गई, वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ये हो गया अमाउंट, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट और ईस्ट मतलब डायरेक्शन। बट सबसे पहला सबसे बेसिक वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी चीज को लोकेट करने के काम आता है। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा ग्राफ है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, वो किसी भी बॉडी को लोकेट कर सकते हैं। जैसे एक चीज यहाँ पर है 2,2, इसकी पोजीशन है, इसका मतलब क्या है बच्चों, किसी बॉडी की पोजीशन 2,2 है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बताओ बच्चों, एक बॉडी का पोजीशन 2,2 है, इसका क्या मतलब हुआ, बोलो। इसका मतलब वो x में 2 पे रखा है और y में भी 2 पे रखा हुआ है। तो अगर ये ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन के हिसाब से x में भी 2 पे है और y में भी वो कहाँ पे 2 पे है, ये इसका पोजीशन है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये तो पोजीशन है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, किसके हिसाब से, कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट तो पढ़ नहीं रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप। अब बच्चे एकदम से देख के हैरान हो जाते हैं सर ये क्या है। देखो बच्चों वेक्टर्स के अंदर जब हम लोग ये i कैप यूज करते हैं, ये x डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये जो j कैप होता है, j के ऊपर कैप लगी हुई होती है, इसको हम y डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब बच्चे एक बार देखते ही हैरान हो जाते हैं सर ये क्या है। देखो बच्चे r फॉर पोजिशन, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऊपर एक एरो लिखा होता है। कभी भी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, जरूरी होता है। जैसे फोर्स है, आमतौर पे फोर्स को F लिखते हैं, बट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये पोजीशन है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर का साइन लगा दिया, ये 2i प्लस 2j हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे एकदम से हैरान हो जाते हैं, कहते हैं सर ये क्या है, कुछ नहीं है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा ही है। जैसे बॉडी की पोजीशन क्या है 2 in x एंड 2 in y, बट इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं 2i प्लस 2j। i जो है वो x को डिनोट करता है और j y को। वैसे तो हम 3D नहीं पढ़ रहे, बट z को
जेड के लिए हम के कैप यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप और जेड के लिए के कैप। हाल फिलहाल अब इसका यूज नहीं आएगा क्योंकि हम अभी के जेड एक्सिस तक नहीं जा रहे। तो देखो अच्छा, अभी अगर हम कहें ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन ये ए पे रखा है, इसकी पोजीशन है 2,2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i + 2j। 2i + 2j का मतलब क्या होगा 2 in x एंड 2 in y। कोई डाउट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एकदम से बच्चे क्या होता है कि जैसे i और j जुड़ जाता है बच्चे थोड़े से हैरान हो जाते हैं, सर ये i j कैसे आ गया। I फॉर x डायरेक्शन एंड j फॉर y डायरेक्शन। कोई डाउट बच्चों? बोलो। क्या बच्चे ऐसे ही नॉमेनक्लेचर है, काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर, हमको कोई मतलब नहीं है। बस 2i + 2j का मतलब है 2 in x डायरेक्शन एंड 2 in y। अब इसका मतलब मुझे कहे यार उसकी पोजीशन 2i + 2j है, इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है तो 2 in i मतलब 2x में चलो फिर और 2y में चलो, आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो या तो फिर आप ऐसे बता दो 2,2, क्योंकि 2,2 पे चले जाओ, बात सेम ही है। 2,2 इज सेम एज 2i + 2j। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये बेसिक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है बच्चों, बोलो किसी को कोई डाउट? अब हम जैसे जैसे बात करते हैं, देखो अच्छे वेक्टर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सबसे बेसिक वेक्टर हो पोजीशन वेक्टर, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो बच्चे ये हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा, इसको लिखना है लिख लो, बट खैर इसमें कुछ खास नहीं है। चलो मान लो एक बॉडी है, इनिशियली यहां पे थी ए पे, अब बी पे आ गई। ठीक है, तो चलो अच्छा इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर बता दो, फाइनल पोजीशन वेक्टर बता दो एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दो। अब अगर आप मुझसे पूछो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो मैं बताता हूं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। आप किस पोजीशन पे पहले थे, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए आप में कितना इंप्रूवमेंट आए, तो आप कैसे बताओगे? मैं पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, जैसे उसमें नहीं बताते हम जो आजकल ऐड आती है, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, उसके बाद मैंने ये बेल्ट पहनी और मैं पतला हो गया। तो कंपैरिजन करते हैं ना अच्छे, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पहले बाद में और पहले का डिफरेंस। तो चलो बच्चे बताओ क्या होगा इसके अंदर, हर चीज क्या होगी, जल्दी बताओ, बोलो। देखो बच्चों इसके अंदर इनिशियल पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वो यहां पर था 0i + 0j, क्योंकि 0,0 पे था। कोई डाउट? अब यहां पर आ गया, फाइनल पोजीशन क्या होगी यहां पे 2,2i + 2j मीटर पे आ गया। ठीक है, और अगर इन दोनों को माइनस करें तो देखो अच्छा, जब हम ऐसे माइनस करते हैं तो x वाला x से माइनस होगा और y वाला y से। अपनी जैसे x y को माइनस करते हैं तो i वाला i से होगा, j वाला j से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है RF माइनस करोगे, खैर यहाँ तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि 0 ही है ना। क्या आ जाएगा बताओ? 2i + 2j। कोई डाउट? अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट 2i + 2j का क्या मतलब होता है बच्चों? अरे इसका x से वो 2 चल रहा है और y से 2, मतलब वो x में भी 2 चला है और y में भी 2 चला है। बट देखो अच्छा, यहां तक की कहानी खत्म हुई, बाकी हम आपको बताएंगे। बट एक चीज ध्यान से समझना, नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट आई 2i + 2j, मतलब x में भी वो 2 चला, यहां से यहां चला, x में कितना मूवमेंट हुई इसकी, देखो यहां से यहां मूवमेंट हुई इसकी, x में कितनी हुई 2 और y में भी कितनी हुई 2। बट सारा मुद्दा अब यहां उठता है, जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में 3 चीजें पढ़ते हैं, x के अलोंग, y के अलोंग और ओरल वैल्यू। अब ये क्या होता है, इधर देखो अच्छे, x के अलोंग, y के अलोंग और ओरल वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ऐसे ऐसे गई, इधर देखो बच्चे, यहां पहुंची तो x में वो इतना चली, y में वो इतना चली और ओवरऑल वो इतना चली। जैसे x में ये इतना चला 2 मीटर 2 इन x, y में कितना चला 2 चला, बट एक्चुअली ओवरऑल कितना चला? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, 3 टाइप के डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, x में, y में और ओवरऑल वैल्यू। अब जैसे ओवरऑल वैल्यू कैसे, बच्चे कहेंगे सर देखो x में 2 चला, y में 2 चला, ओवरऑल वैल्यू यहां से यहां चला। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो आप कहोगे सर ये इनिशियल है ये फाइनल है, ये निकाल लो सर। तो कहोगे सर ये लगा दो सर, एक काम करो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। x में 2 y में 2, ये कितना आएगा
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8। तो h स्क्वायर क्या आ जाएगा 8। तो h क्या हो जाएगा √8। इसको क्या लिखोगे 4 × 2 क्या आ जाएगा 2√2 मीटर। तो अब यहां पर 3 चीजें डिफाइन की जाएंगी। क्या, x में 2 चला, y में 2 चला, बट ओवरऑल उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 2√2, क्योंकि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो इनिशियल और फाइनल का सेपरेशन होता है, डिस्टेंस नहीं कह रहे बच्चे। कई बार बच्चे कहते हैं सर 2 + 2 4 हुआ ना, 2 यहां चला 2 वहां चला, वो नहीं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन। अब देखो अगर वो 2i और 2j चला, मतलब x में 2 चला y में 2 चला, अब यहां से यहां आया, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हुई, ओवरऑल दूरी कितनी हुई 2√2। तो हम यहां 3 चीजें पढ़ते हैं जब 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, x में कितना चला, y में कितना चला और ओवरऑल कितना चला। समझे बच्चे या नहीं समझे, आई बात समझ में। तो ये है हमारा आगे का। तो नेक्स्ट बॉडी का मोशन हुआ तो 2i 2j का मतलब ये है कि x में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, y डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। बट ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ओवरऑल बॉडी यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन। तो ये देखो अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, ये निकालना है। तो ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, कितनी होगी हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 2√2। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2√2 मीटर। x में 2 चला, y में 2 चला और ओवरऑल कितना चला 2√2 चला। अब सारी कहानी चालू होती है 2√2 से। अब ये 2√2 का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो 2 डायमेंशन मोशन में हम x के लॉन्ग अलग पढ़ते हैं, y के लॉन्ग अलग पढ़ते हैं और ओवरऑल वैल्यू अलग पढ़ते हैं। 2√2 इसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बच्चों, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ हम इस चीज को 2√2 ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, बट हमको इसको वेक्टर की लैंग्वेज में इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है बच्चों, देखो जैसे यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, मतलब x में 2 थी, y में 2 थी। हमने ओवरऑल निकालने के लिए पाइथागोरस लगाई, क्या लगाई, पाइथागोरस की। x में 2 थी, y में 2 थी, तो ये कितना होगा 2। बट मान लो हर बार तो हम पाइथागोरस लगाते नहीं फिरेंगे, हर जगह पर ऐसे ड्रॉ करेंगे फिगर। तो फिर क्या करते हैं, फिर एक फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर उस वेक्टर की ओवरऑल वैल्यू बताता है हमको। जैसे यहां पर इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है 2√2 मीटर है, मतलब x में 2 y में 2 और ओवरऑल कितना हुआ x 2√2। ठीक है, ये तो ये हमें ओवरऑल वैल्यू बताता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ही, मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो यार, एक्चुअली जब हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमको ना वेक्टर जब दिखाता है तो x के अलोंग अलग दिखाता है और y के अलोंग अलग दिखाता है, ऐसे दिखा रहे हैं ना। क्या इसमें आपको ओवरऑल वैल्यू सामने दिख रही है, क्या अभी आंखों में सामने ओवरऑल वैल्यू दिख रही है बिना कैलकुलेशन के? आपको तो ये बता रहा है कि बॉडी यहां से चल रहा है कि x में 2 चली और y में, बट ओवरऑल वैल्यू नहीं दिख रही, तो आपको निकालनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालें इसको, तो इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कोई एक वेक्टर है, मान लो ये axi प्लस ayj, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब कभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना किसी वेक्टर का, तो उसके लिए ऐसा 2 एरो लगा देते हैं, ऐसा वेक्टर तो लिखते हैं, उसके 2 डंडे लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो x वाला होता है i वाले के साथ वाला, इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ये वाला इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर ये जो j के साथ वाला है इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या कर देंगे, इन डंडों को शायद मॉड्यूलस कहते हैं। हाँ बच्चे मॉड्यूलस कहते हैं, बट एक्चुअली क्या मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मॉड्यूलस ही कहते हैं इनको। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये √8 आ जाएगा। √8 क्या हो जाएगा 2√2 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर आपको किसी बंदे को a से b पहुंचाना है, तो पहला तरीका ये, आप उसे कहो भाई 2i में जाओ 2j में जाओ, इस तरीके से आप उसको वहाँ पहुँचा सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बच्चे बताते हैं। देखो अगर आप उससे कहो कि ठीक यहाँ से 2√2 मीटर चलो, 45 डिग्री
विथ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब यहाँ से 45 डिग्री 2√2 मीटर चलो, आप उस पॉइंट पे पहुँच जाओगे। क्या दोनों तरीके से आप वो बंदा पहुँच जाएगा उस पॉइंट पे या नहीं पहुँचेगा? मुझे सिर्फ बताओ, इतना बताओ, क्या इस दोनों तरीके से बंदा पहुँच जाएगा या नहीं पहुँच जाएगा? या तो आप कहो कि 2i2j जाओ तो 2i2j से पहुँच जाएगा, या आप कहो कि एक काम कर यहाँ से 45 डिग्री सीधे से चल 2√2 मीटर पहुँच जाएगा। तो ये दो तरीके से पहुँच जाएगा। अब ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में। कैसे? अब कई बार बच्चे कहते हैं सर वेक्टर फॉर्म में तो वही चीज़ होती है जो IJK में होती है, या वेक्टर फॉर्म में ये भी वेक्टर फॉर्म में कैसे? अब कहते हैं सर ये वेक्टर फॉर्म में कैसे? यार वेक्टर फॉर्म का मतलब ये नहीं होता IJK लगाओ किसी चीज़ के साथ। अगर किसी चीज़ के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अटैच्ड है तो वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ये भी वेक्टर ही तो है। क्या वेक्टर को लिखने के दो तरीके हैं? हाँ तरीके हैं, ये एक तरीका है और ये भी एक तरीका है वेक्टर को लिखने का। वेक्टर को लिखने के दो तरीके हैं। क्या आप एक तरीके से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो या इससे इसमें कर सकते हो? दोनों तरीके से कर सकते हो। क्या ये सीखेंगे? ये भी हम सीखेंगे, बट हमने कुछ सीख लिया है। कैसे? देखो बच्चे, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है। कैसे कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था। क्या करो, पहले I वाले का स्क्वायर कर दो और J वाले का स्क्वायर कर दो, ये तो ये आ जाएगा फाइनली। क्या आ जाएगा? √8, उससे क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। तो ये आ गया। बट इस फॉर्मूले से एंगल कैसे निकालें? क्या हमेशा फिगर बनाते रहेंगे ऐसे ही? क्या हमेशा फिगर बनाएंगे, tan थीटा लगाएंगे? नहीं। देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम देते हैं ना, ऐसे एंगल का भी फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। अब इस फॉर्मूले से क्या आ जाता है? इस फॉर्मूले से हमें एंगल आ जाता है, एंगल विथ x एक्सिस। ये फॉर्मूला जनरलाइज है, यूज कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ मैच करें, यहाँ हमने ऐसे निकाला, अगर यहाँ पर करके देखें कैसे निकलेगा, तो tan थीटा y कंपोनेंट कितना है? 2 और x कंपोनेंट कितना है? 2। तो वही चीज तो आ रही है यहाँ पे भी सेम। बट ये है कि यहाँ हमने आपको क्या कर दिया, यहाँ आपको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होता है वो हमको ओवरऑल वैल्यू देता है। जैसे कि कोई एक वेक्टर है ये AXI प्लस AYJ, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? सॉरी, x मतलब x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। कुछ नहीं बच्चे, मतलब AX इसलिए लिखा है x कंपोनेंट और AY मतलब y कंपोनेंट। ये x कंपोनेंट I के साथ वाला जो होता है x कंपोनेंट होता है और J के साथ वाला y कंपोनेंट कहलाता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, बताना इस चीज़ के बारे में। एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 3I प्लस 4J न्यूटन। तो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बता दो। बताओ बच्चों जल्दी से क्या होगा? फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। देखो अच्छे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम मैग्नीट्यूड का। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पाँच न्यूटन आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? 3I 4J और 5 न्यूटन, इन तीनों चीजों का क्या क्या मतलब है आपस में? बोलो। x पे 3 न्यूटन लग रही है और y पे 4 न्यूटन लग रही है, और जो नेट है और जो नेट फोर्स है वो 5 न्यूटन। IJ नहीं लेते अच्छे, IJ तो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए होता है। देखो अच्छे, ये 3I प्लस 4J और ये 5 का क्या शो कर रहा है? ब्लॉक है ऐसे मान लो, ठीक है। इस पे x पे लग रहा था 3 न्यूटन, y में लग रहा था 4 न्यूटन, ऐसे कुछ। और ये 5 क्या, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो 5 न्यूटन के बराबर होगा। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू विल बी
5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड जो चीज होती है ना बच्चे, वो काफी सिंपल भी नहीं होती है जितना आपको लग रहा है, कि स्टार्टिंग में जो हमने सिखाया उतना तो आप समझ जाते हो कि ये है, बट एक्चुअली क्या है कि जब कभी वेक्टर आई जे की फॉर्म में होता है आई जे, तो उसमें ना सिर्फ वो बता रहा होता है कि एक्स में इतना, वाई में इतना, ओवरऑल वैल्यू कभी भी सामने आपको डिस्प्ले नहीं होती है। देखो ये आपको ओवरऑल वैल्यू नहीं बता रहा है, ये कह रहा है एक्स में इतना लग रहा है। ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझे बच्चे, क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझे बच्चे, जैसे मान लो हमने लास्ट क्वेश्चन ही दिया था आपको, जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने आपको दी कि 2i + 2j हुई, तो x में 2 हुई, y में 2 हुई, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, आपने जब निकाला तो क्या ही 2√2 मीटर। तो 2 डायमेंशन में यही चक्कर होता है, x के लॉन्ग अलग, y के लॉन्ग अलग, और ओवरऑल वैल्यू अलग पढ़नी पड़ती है। ये समझ में आया आपको, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, जब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं उसके बाद हम एक टर्म और एक चीज और डिस्कस करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, ये बहुत स्टेप्स में पढ़ते हैं। जब हम वेक्टर की पढ़ते हैं ना तो काफी स्टेप्स में पढ़ते हैं। देखो बच्चे, वेक्टर्स का मतलब ये सिर्फ नहीं कि आप आई जे के फॉर्मेट में लिख रहे हो। वेक्टर हर चीज वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन हो, उस हर चीज को वेक्टर कहते हैं। कैसे बताते हैं, देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस किया कि एक बॉडी थी, ए से बी गई, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 था, इसका कोऑर्डिनेट 2,2 था, तो इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आई, 2i + 2j मीटर। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। ये हमारा कैसा वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब उसने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी शामिल है और डायरेक्शन भी शामिल है। डायरेक्शन मतलब आई जे के हिसाब से डायरेक्शन आपको पता चल रही है, बट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ आई जे के में लिखना सफिशिएंट नहीं होता। मतलब यही सिर्फ वेक्टर का तरीका नहीं है, और भी तरीके होते हैं चीजें करने के। क्या होते हैं बताते हैं। देखो चेक, एक्चुअली क्या है कि जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला या ओवरऑल वैल्यू निकाली तो कितना आया, 2√2 मीटर, ऐसा आया बच्चों। ठीक है, अब ये बताना जैसे हमारा ये ट्राइंगल बना था बच्चों, ये बताना ये 2 था, ये 2 था। कोई बच्चा बताएगा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा। पाइथागोरस से, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बता सकते हो, बताओ ये एंगल कितना आएगा। देखो बच्चों, tan थीटा, ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है 2, तो 1। tan थीटा 1 कब होता है, 45। जब थीटा 45 हो, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जैसे मान लो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, ए से बी पहुंचना है। मान लो अगर आपको ए से बी पहुंचना है, जैसे मान लो आपको कहीं से कहीं पहुंचाना है, आपको ए से बी किसी बंदे को पहुंचाना है, तो आप उसको 2 तरीके से गाइड कर सकते हो। किन 2 तरीके से गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। अगर ए से बी किसी बंदे को पहुंचाना है तो कैसे कैसे गाइड कर सकते हो आप उसको पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हम कहें कि ये भी एक वेक्टर का फॉर्मेट है और ये भी एक वेक्टर का फॉर्मेट है, ये दोनों है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं और दोनों में से कोई तरीका गलत नहीं है। बट ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे कि 2i + 2j से भी हम यहीं पे पहुंच सकते हैं और इस तरीके से भी हम ठीक उसी जगह पहुंच सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, सेम है। तो हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला यूज़ करके। मैग्नीट्यूड तो हमारा ऐसे आ जाएगा, i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, और एंगल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, tan थीटा = y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो इससे क्या हुआ, हमने इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। क्या इस फॉर्मेट को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद सीखेंगे। समझे बच्चे, थोड़े टाइम बाद सीखेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी हम सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, थोड़ा रुक के सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें सीखी, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्या इसे मिटा दें बच्चों? यस सर। पर आपने अभी तक मतलब एग्जांपल सेम ही दिया, 2 3 इज द लॉ। ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, लो ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हो, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 3i + 4j मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब ओवरऑल वैल्यू और डायरेक्शन मतलब कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे है ये बताना है आपको। बच्चों हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका, ठीक है ये आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे बताना, 9 + 16 25 5 मीटर, मतलब ओवरऑल वो बॉडी कितनी चली है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है। एक्स में 3, वाई में 4, ओवरऑल 5। अब ये है कि एंगल कैसे निकालें, तो बच्चे कहते हैं सर आपने बताया कि y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट लगा लो, y कंपोनेंट है 4, x कंपोनेंट है 3, तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। खैर देखो जब कभी कभी होती ही नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कभी कभी नहीं होती। खैर इसमें तो मैं बता देता हूँ आपको, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको यहाँ 10 को इधर ले आ जाता है, इसको लिख देते हैं 10 इनवर्स 4/3, ऐसे करके छोड़ देते हैं, 10 को इधर ले आते हैं 10 इनवर्स ऐसे करके, ठीक है अगर ना हो रहा हो। बट एक्चुअली क्या है, ये वाली थोड़ी सी केस है, ये वाला मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कभी ना हो तो आप छोड़ देना, बट ये थोड़ा केस है, एंट्रेंस वगैरह में काम आता है इसलिए बता रहा हूँ। एक ट्राइंगल होता है बच्चे 3 4 5 वाला, ये सीबीएसई में काम नहीं आता है, एंट्रेंस में काम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चाहे आप नीट दो या चाहे जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल होता है, ऐसा कोई ट्राइंगल सा बनता है, ये 3 होगा, 4 ये होगा और ये 5 ये होगा। तो बच्चे इसमें क्या होगा, 10 37, अगर 37 लोगे एंगल, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है एंगल के सामने वाला बता रहा हूँ बच्चे, बता रहा हूँ, निकालना नहीं सिखा रहे हैं। एक ट्राइंगल होता है 3 4 5 वाला, एंट्रेंस के लिए काम आता है ये ट्राइंगल 3 4 5, मतलब एक साइड 3 होती है, एक साइड 4 होती है, एक साइड 5 होती है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें 10 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 ये होता है, समझे। और अगर मान लो अगर हम 10 53 ले रहे हैं, अच्छा 10 53 कैसे निकालेंगे बच्चे बताओ, अगर एंगल ये लेंगे, थीटा इसको ले लेंगे, थीटा इसको ले लेंगे, अगर थीटा ये लेंगे तो थीटा के साथ वाला बेस होता है, ये बेस हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 53 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, ये वैल्यूज आती हैं। सिर्फ इसके लिए नहीं बच्चे, सबके लिए काम आती है। मतलब कि इस ट्राइंगल से sin 37 cos 37 cot 37 tan 37 sin 53 cos 53 tan 53 cot 53 इनकी वैल्यूज मिलती हैं, जो कि खैर एक स्पेसिफिक केस है जो कि इंट्रेंस वगैरह में काम आता है। उसके अलावा इसका कोई यूजेस नहीं है, मतलब इंट्रेंस वगैरह के अलावा सीबीएसई में कोई यूजेस नहीं है। खैर हाँ, इस केस से मिलता जुलता था तो हमने बता दिया, वरना अगर कभी कभार नहीं होता तो नहीं भी बताते। बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हमारा इससे काम चलता है, जरूरी नहीं केस हो, ये तो सिर्फ इस केस से डील कर रहे हैं, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं। कैसे 10 53 की जाता है 4/3, तो क्या एंगल कितना आ जाएगा 53। वो तो एक केस है। अच्छा वो एक केस मैंने डिस्कस किया, तो इसी बहाने मैंने आपको 3 4 5 वाला ट्रायंगल बता दिया जो एंट्रेंस में काम आ जाएगा। आई बात समझ बच्चों? तो थीटा हम 53 डिग्री मान लो बच्चों, कोई एक बॉडी है, इसकी जो वेलोसिटी है और उस बॉडी की वेलोसिटी है 2i + 5j मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब बॉडी जैसे ऐसे जा रही है, मतलब बॉडी 2 डायमेंशन में जा रही है। 2 डायमेंशन मतलब कि देखो, अगर सिर्फ x में होता तो ऐसे जा रही होती, सिर्फ i होता, सिर्फ j होता तो y ऐसे जा रही होती, और ये है तो ऐसे जा रही है बॉडी, ऐसे चल रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड इन x डायरेक्शन एंड 5 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चे कोई एक इंस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 2 मीटर 1 सेकेंड में, और 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर 1 सेकेंड में। जैसे मान लो आप देखो, जैसे आप कुछ देखो, यहाँ है 1 सेकेंड बाद बॉडी यहाँ पर आ गई 1 सेकेंड बाद, तो 1 सेकेंड बाद जो बॉडी चल गई होगी वो x में कितना चल गई होगी? 2 मीटर। x में कितना चल गई होगी? 2 मीटर। मतलब ये कितना हुआ होगा? 2 मीटर। और y में कितना चल गई होगी? 5 मीटर। बट क्या बॉडी ओवरऑल 2 या 5 चली है, ओवरऑल कुछ और चली होगी? ओवरऑल जो चली होगी वो इसके मैग्नीट्यूड से आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? 4 + √29। करीब करीब कितना होगा ये? 4 5
5.5 के आसपास होगा शायद, पता नहीं। देखो जैसे लेटेस्ट टेक ले लेते हैं, ऐसे हो गया। वहाँ भी मुझे नहीं पता, नहीं मुझे वैल्यू याद है, तो ये मान लेते हैं 5.5 है लेटेस्ट टेक। तो इसका मतलब ओरल अगर एक्स में 2 चल गई, वाई में तो ओरल कितनी चल गई होगी, 5.5 मीटर चल गई होगी। मतलब क्योंकि ओरल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो 5.5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 5.5 मीटर इन 1 सेकेंड चल रहा है। ये बात समझे या नहीं समझे आप इसके बारे में? तो ये चीज़ें हैं बच्चे, हमें सब काफ़ी समझने की होती हैं इसमें। अब देखो बच्चे, हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, जिसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। अब ये वेक्टर एडिशन किस चिड़िया का नाम होता है? देखो बच्चे, जैसे मान लो एक बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है F1 और ऐसे लग रहा है F2, ऐसे कुछ लग रहा होगा। वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं फोर्सेस, जैसे मान लो ये मान लो ऐसे लग रहा है, चलो ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इनका रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि 2 फोर्स लग रहे हैं भाई, 2 लोग लगा रहे हैं। जैसे मान लो आपकी और आपकी सब सिबलिंग की लड़ाई हो जाती है, आपका छोटा भाई बहन हो या कोई हो, तो आप एक साइड खींच रहे हो, एक साइड खींच रहा है, फाइनली वो चीज़ कहाँ मूव करेगी, ये डिपेंड करता है कि कहाँ दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है, कंबाइंड इफेक्ट कहाँ है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों का नेट वेक्टर सम ले लेंगे, नेट फोर्स ले लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ऐड करो बच्चे इसको, I वाला I के साथ और J वाला J के साथ, क्या आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, जैसे यहाँ लिखा है, इस -6 का मतलब क्या है, -6 माइनस क्या चीज शो कर रही है यहाँ पे, माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। देखो बच्चे, माइनस ये शो कर रहा है कि एक्चुअली जैसे हम कन्वेंशन ले लेते हैं, कभी कभी हम कन्वेंशन ले लेते हैं, जैसे ये +x है, ये +y है, ये -y है, ये -x है, ठीक है, कन्वेंशन है हमारी। अगर ये हमारी कन्वेंशन है, तो जैसे अगर ये ऊपर y है तो ये क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है ऐसे। जैसे मान लो F1 F2, तो चलो हम नाम देते हैं, हाँ ये F1 ले लो, मान लो ये F2 ले लो, चलो ठीक है नाम दे दिया। तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव y डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, मतलब माइनस साइन का मतलब कि नेगेटिव जो हमने डायरेक्शन लिया है, जैसे हम कन्वेंशन अगर ये मान लेते हैं नेगेटिव y में लग रहा है, x में पॉजिटिव है, y में क्या है, नेगेटिव है, वो तो चलो अच्छा इसको मत देखो, फिगर को मत देखो, चलो हमने 2 फोर्स ले लिया ऐसे ही रैंडमली, तो इसका मतलब ये है, माइनस साइन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम I वाले को I के साथ ऐड कर देते हैं, Z मतलब J वाले को J के साथ ये आता है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, बोलो बच्चे। इसका ये आपका 5 ही आएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 आएगा, 5 न्यूटन ही आ जाएगा इस तरीके से। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ। तो इसमें खास बात है बच्चे, जब हमें IJ के में दे रखा होता है ना, तो नेट रिजल्टेंट निकालना क्या होता है, काफी आसान होता है। बट अब सारी कहानी में दिक्कत कब आती है, जब ये हमें IJ के में ना दिया हो। कैसे, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। अब जैसे मान लो ये लग रहा है 10 न्यूटन का यहाँ, 10 न्यूटन का यहाँ 120 डिग्री पे। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर क्या है, दिक्कत है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाता। तो देखो तो ये सिचुएशन है कि यहाँ पर हमारे पास हम पूछ रहे हैं इन कुछ सिचुएशन में कि रिजल्टेंट फोर्स या कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। इस पर 10 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल, ये पैरेलल और ये एंटी पैरेलल, मतलब 180 डिग्री पे ये लग रहे हैं, 120 डिग्री पे इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये 60 डिग्री पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये 120 डिग्री पे आप चले 10 मीटर, फिर 120 डिग्री पे फिर 10 मीटर चले, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। मान लो आप चले 10 मीटर,
फिर 90 डिग्री अब टर्न करके 10 मीटर चले, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे आपसे वेक्टर एडिशन करवा रहे हैं। अब ये वेक्टर एडिशन क्या है, देखो एक होता है स्केलर एडिशन, एक होता है वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन में आप डायरेक्टली किसी चीज़ को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसमें तो ऐड हो सकता है बट इसमें ऐड नहीं हो सकता, इसमें तो उल्टा इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, ये वेक्टर एडिशन से निकलता है। कैसे निकलता है, वेक्टर एडिशन। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर वेक्टर एडिशन क्यों, देखो वेक्टर एडिशन मतलब कॉम्बिनेशन, एडिशन इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन क्या हमें इफेक्ट देगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखो बच्चों इसके लिए कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। खैर अभी हम डिराइव नहीं कर रहे, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, डेरिवेशन हम बाद में कराएंगे। वो हमको बताते हैं कि इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों जैसे इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। और मान लो बच्चे एक फॉर्मूला हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लग रही है, और अगर उनमें थीटा एंगल है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होगा कहीं, और उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। इसका हम डेरिवेशन अभी करके आपको दिखाएंगे। समझ रहे हो बच्चों, इसका भी हम डेरिवेशन आपको करके अभी बताएंगे थोड़ी देर में कैसे आए। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो ये इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स क्या होगा, एक को ए मान लो, एक को क्या मान लो, बी मान लो, किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो। तो 10 का स्क्वायर, खैर वैसे तो 20 होगा क्योंकि यहाँ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि डायरेक्शन लग रहा है तो ऐड होगा, बट इस फॉर्मूले से कैसे निकालें, 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 2 10 10 कॉस कितना हो जाएगा बच्चे, इनमें कितना एंगल है बताना, 0 डिग्री बच्चे। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 10 10 कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे बताओ जल्दी से, कॉस थीटा है 0 है, कॉस थीटा 0 दिया है, यहाँ 0 होगा ना, इस केस में 0 होगा, इन दिस केस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बच्चे 100 + 100 + 200 क्या आ जाएगा 400। अंडर रूट 400 कितना होता है 20। तो वैसे आपको हो गया सर ये तो हम वैसे बता सकते थे 10 + 10 20। खैर हर केस में बता सकते, आप हर केस में नहीं बता सकते, चलो इसमें बता दिया आपने, इसमें बता दिया 20 होगा रिजल्टेंट। ठीक है, इसमें कितना आएगा रिजल्टेंट, ये नेट फोर्स 20 होगा। इसमें आप बता सकते हो, चलो ऐसे आंखों से देख के बता सकते हो 0 होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके लिए तो आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। एक मिनट रुक बच्चे, एक मिनट, इसके लिए तो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। चलो बच्चे बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, थीटा क्या होता है एक बार देखो बच्चे, यहाँ पर एक बात और है, फिर बच्चे कहते हैं सर थीटा क्या हो गया, थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। चलो बच्चे जल्दी फास्ट करो। अब देखो बच्चे क्या क्या रिजल्टेंट होगा किस किस केस में हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का उठता है कि सर 120 cos 120 क्या होता है। कॉस की जो वैल्यूज हैं जो कि हैं सारी हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे, कॉस सर्कल सिखा देंगे आपको। कॉस की 120 150 या जो भी अजीब अजीब वैल्यूज हैं वो आपको बता देंगे। चलो बच्चे कैसे निकालते हैं, बट खैर मैं अभी आपको बताता हूँ। कॉस 120 डिग्री होता है -½ ठीक है। तो देखो बच्चे अगर हम अब हमें इसका करना है, निकालना है, इसका निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा बोलो जल्दी बोलो। 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 2 10 10 cos 120 कितना हो जाएगा -½ ये कट जाएगा। 799/2 नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, ये 100 + 100 200 और ये -100 क्या आ जाएगा √100 क्या हो जाएगा नेट फोर्स 10 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट या कंबाइन इफेक्ट होगा 10 न्यूटन ही होगा, बीच में कहीं होगा। अभी हम एंगल निकालना भी सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि नेट रिजल्टेंट जो होगा वो किस एंगल पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये आ गया। cos 120 की वैल्यू बच्ची -1/2 होती है, हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको कि cos की वैल्यू 120 की वैल्यू या 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस तरीके से आप इजीली बिना रट्टा किए याद कर सकते हो इजीली। बस ये है कि आपको बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, 30 60 की याद होनी चाहिए। कल को कोई बच्चे गए 36 की भी नहीं होती, सर वैसे ही बता दो, तो ये तरीका नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे जल्दी से एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आपको करना है। अच्छा बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फोर्स नहीं है। हमने डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया कि बंदा 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला 120 डिग्री, कैसे करेंगे बच्चे। यहाँ पे भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, एंगल कितना लेंगे बच्चे,
अब खास बात है बच्चे, यहाँ पर जो एंगल है दिखने में 120 बट एंगल यहाँ 60 लिया जाएगा। अब बच्चे इसे देखते ही कहते हैं सर ऐसा कैसे। देखो बच्चे, जब कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं तो उसकी टेल और टेल का लेते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं उसकी टेल और टेल का लेते हैं। अब ये क्या होता है, देखो बच्चे ये एक वेक्टर है ऐसे ड्रॉ किया है, ये एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है, ये ऐसे लिया है और ये ऐसे लिया है। एंगल ये दिखाया है हमने आपसे, ये दिया है आपको, ये हेड है और ये टेल है। इसको उठा के यहाँ रखो, उठा के कभी भी किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं हम, यूं रखो तो एंगल ये वाला एंगल लिया जाता है, ये वाला। जब इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ये वाला एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, इसको यहाँ रखोगे तो ये वाला एंगल नहीं आएगा। कौन सा एंगल आएगा, ये वाला, टेल से टेल का एंगल होता है। हम देखो बच्चे, जब कभी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम एक वेक्टर को उठा के दूसरे को प्लेस करके चेक कर सकते हैं कितना एंगल है इनके बीच में। और वैसे आमतौर पे हम वेक्टर को उठा के रख सकते हैं एक जगह से दूसरे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेस कर सकते हैं हम। इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, इसको उठा के आगे कर सकते हैं, खिसका सकते हैं अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, मैथमेटिकल। तो उसको उठा के आगे रखोगे तो एंगल ये वाला बन जाएगा, टेल टेल का। ये तो किसका एंगल है, हेड और टेल का। तो एंगल 120 नहीं होगा क्योंकि ये वाला 120 है, तो ये वाला कितना होगा बोलो, 180 से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पर 60 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 60। क्या आएगा, कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 10 cos 60, cos 60 इज 1/2। यह आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 300। 300 क्या हो जाएगा, 300 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 3, क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। यह आ जाएगा बच्चे, समझे या नहीं समझे, ठीक है। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है इसकी टेल और टेल का एंगल होता है। अब जैसे मैंने ये ऐसे ड्रॉ करी फिगर, ये एंगल दिया, तो ये एंगल नहीं लेना आपको, हम कभी भी ये एंगल नहीं लेना, ये क्योंकि हेड और टेल का है। इसको आगे प्लेस करो, उसको उठा के रखो, इसको आगे उठा के रखो, ये वाला एंगल बनेगा। इसको जब उठा के रखोगे, जैसे इसको प्लेस कर दोगे आगे, तो इन दोनों की टेल टेल का एंगल क्या बना, ये वाला एंगल बना ना। कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख रहा हो कि ये एंगल है, जैसे हमने क्वेश्चन में दिखाया 120, आपको लग रहा है 120 लेने, नहीं, 120 एक का हेड और दूसरे की टेल के बीच का एंगल है। उसको उठा के रखो, आगे पीछे रखो, ऐसे रखो कि टेल से टेल मैच करे, तो वो एंगल जो बनेगा वो एंगल लिया जाएगा। समझे या नहीं समझे। लास्ट क्लास में बच्चों हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि मान लो हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे और वो किसी भी एंगल पे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे या दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर का जब रिजल्टेंट निकालते हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और एक बी है, इनके अंदर थीटा एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ऑल्दो मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं, देखो बच्चों, हम निकालेंगे इनका नेट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, b मतलब प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, a इसको 10 मान लिया, तो इसको 10 मान लिया, फिर इनमें कितना एंगल है 90, cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक रुक जाओ बच्चे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, $90 दिया है, ठीक कहाँ है, ये 100 हो गया प्लस ये 100 हो गया, ये क्या आ गया √200, एक रुक जाओ बच्चे, 100 इंटू 2 10√2 न्यूटन। इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो 10√2 है। और वो कितने एंगल पे लग रहा है, मतलब जैसे मान लो कि कितने एंगल पे लग रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, मान लो एंगल निकालना है, तो मान लो बच्चे ये फाई एंगल है, ए के साथ रिजल्टेंट फाई एंगल बना रहे हैं। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो b क्या है बच्चे, इसको b हमने 10 मान रखा है। 10 sin थीटा क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा कहते हैं। sin कितना हुआ इन दोनों के बीच का एंगल 90, sin 90 डिग्री। a कितना है 10, b कितना है 10, दोनों 10 ही 10 है। cos इन दोनों के बीच का एंगल है 90,
तो देखो भाई साइन 90 तो होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। तो इससे क्या होगा बच्चे 10 into 1 तो क्या हो जाएगा 10 into 0 10 into 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 10/10 आ जाएगा। 10 फाई इज इक्वल टू 10/10। 10/10 क्या होता है बच्चों 1। तो एंगल कितना होगा, कब होता है 10 फाई 1 45 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट कितने पे आएगा, 45 डिग्री है। रिजल्टेंट कितना आएगा 10√2 न्यूटन 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये लिखा जाएगा। हाँ अच्छी बोलो। देखो बच्चों हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पर्सन चला 10 मीटर, फिर 10 मीटर चला, यहाँ 10 मीटर चला, फिर 60 डिग्री पे टर्न होकर 10 मीटर चला, फिर यहाँ से 60 डिग्री पे टर्न होकर 10 मीटर चला। तो अब वो इनिशियली यहाँ से चला और फाइनली यहाँ पर है, तो उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब क्या होता है बच्चे, क्योंकि ये एक बार में डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, फिर क्या करेंगे 2 बार वेक्टर एडिशन लगाएंगे। 2 बार वेक्टर एडिशन कैसे लगाएंगे, देखो बच्चे ऐसे, पहले मान लो यहाँ चला यहाँ पहुंचा, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं, पहले इसको भूल जाते हैं ये। ठीक है, फिर ये मान के चलो कि यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल, मतलब ये 2 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। तो 2 बार वेक्टर एडिशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया बच्चों, 2 बार। कई बार क्या होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 3 वेक्टर से, कैसे पहले आप ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, तो 3 बार 3 डिस्प्लेसमेंट ली, तो तीनों का नेट निकालना है, मतलब तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। समझ रहे हो बच्चे, 3 है हमारे पास, तो फॉर्मूला 2 का है। अगर हमारे पास 3 दिए और 2 का फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, पहले 2 को सिंप्लीफाई करके कर लेंगे, फिर बाद में 2 को सिंप्लीफाई करके 1 बना देंगे, और फिर ये और ये को सिंप्लीफाई कर देंगे। कोई डाउट बच्चों इस चीज में? ऐसा हो सकता है, मैंने क्वेश्चन जो दिए अपनी वैल्यूज दी है, तो हो सकता है फर्स्ट जाए, अटक जाए, कहीं पॉसिबिलिटीज है, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आ रहा है बच्चों, कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, लॉजिक समझना है। तो चलो बच्चों चालू करते हैं। तो पहले हम ये भूल जाते हैं ये कुछ है, हम समझते हैं कि यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, तो ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमको। तो डाउट बच्चों बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन होती है। तो चलो चेक करते हैं। तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, जैसे ये चले तो ये देखो अच्छी एक्चुअली क्या है कि ये चले तो ये फाइनली रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि नेट, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो चाहे वो फोर्स का हो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का हो चाहे फोर्स का। फोर्स का कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता था। तो रिजल्टेंट का मतलब कि नेट वैल्यू, क्या मतलब नेट वैल्यू। तो यहाँ चला और यहाँ चला, नेट वैल्यू क्या हुई, नेट वैल्यू क्या हुई, ये हुई, जो कि ये इससे आएगी। कैसे निकालें, देखो चेक करते हैं, रिजल्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इन दोनों का, 10 चला 10 का स्क्वायर, फिर 10 चला 10 का स्क्वायर, इसमें एक को ए मान लिया, एक को क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है बच्चों, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। प्लस 2 10 10 2 10 10 कॉस, कितना एंगल है इन दोनों में, 60, क्योंकि एंगल टेल से टेल का लेते हैं, 60 हो गया। cos 60 कितना होता है बच्चों बोलो, ये cos 60 हो जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट करते हैं बच्चे, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 200, और ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया 100, ये क्या आ गया 100 + 100 + 100 300, 300 क्या हो गया √300 क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 100 × 3 क्या आ जाएगा 100 बाय आ जाएगा 10√3 मीटर। तो बच्चे कम से कम हम इतना सीख गए कि ये 10 चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा, अगर हमें कोई क्वेश्चन दे, चलो हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दिया, अगर हम बेसिक क्वेश्चन देते आपको कि एक पर्सन 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, तो उसकी ओवरऑल डिस्टेंस क्या हुई 10√3 हुई। समझे बच्चों, ये सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं हो सकता। आज तक आपने कोई सिंपल मैथमेटिक्स के ऐसे फॉर्मूले नहीं पढ़े, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं, पाइथागोरस वगैरह लगाते हैं, क्या ना क्या करते हैं, डायरेक्टली बहुत इजीली नहीं होता है क्वेश्चन। फिर हम आगे की बात करते हैं कि यहाँ तक की तो कहानी नहीं होगी। अभी बंदा यहाँ से फिर यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला। अब ये एक वेक्टर है और इन दोनों का नेट निकाल लेंगे। मतलब ये मान के चलो कि अगर मान लो ये दिया ही नहीं होता, ये नहीं दिया होता और ऐसे दिया होता, ये यहाँ चला फिर यहाँ चला, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता, समझिए बच्चे। अगर मान लो ये दिया ही नहीं होता, ऐसे दिया होता कि यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता है, ये आ जाता। हम ये मान के चल लेते हैं कि हमें ये दिया ही नहीं है, हमें ये दिया है कि ये पहले यहाँ चला फिर यहाँ चला, तो ये रिजल्टेंट हुआ, क्योंकि यहाँ ये इनिशियल है और ये
फाइनल। अब इन दोनों का करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का, बट अब यहाँ सारा किस्सा ये आ जाता है कि इन दोनों का एंगल कैसे ले, सारी मतलब बच्ची कैसे आ जाती है, दोनों का एंगल कैसे लिया जाए। दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल से टेल का होता है। क्या इन दोनों के बीच का एंगल ये लेंगे 60? नहीं, इसको आगे खींचो, खींच के देखो कैसे, कहाँ जा रहे हैं बच्चा, ऐसे खींचो, ये वेक्टर किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है सीधा, तो एंगल कौन सा लिया जाएगा बता सकते हो? ये फुल एंगल होगा, देखो ना, ये पूरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये यूं जा रहा है, देखो ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, देख लो ना बच्चे, ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है, तो एंगल कौन सा वही। अब हमें 60 डिग्री दिए, 60 तो होगा नहीं, फिर ये एंगल 60 तो चलो ये, फिर 60 के अलावा ये जो एंगल बचा वही कैसे आएगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, ये बात समझ रहे, ये बचा हुआ एंगल कैसे आएगा, क्योंकि ये टोटल कंप्लीट एंगल चाहिए हमको। तो अब यहाँ सारी मत्था बच्ची आती है, कैसे करें ये चीज, तो ये कैसे करेंगे, तो अच्छा हमने आपको एक चीज सिखाई थी, tan फाई, ये फाई हमने आपको बताया था, रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल निकाल सकते हैं, ये रिजल्टेंट है, मान लो ये नहीं है, रिजल्टेंट था और ये ए था, ये निकाल लेंगे। अब ये मुझे बताओ फाई निकालने से हमें यहाँ क्या फायदा मिलेगा, तो बच्चा हमने ये फाई निकाल लिया, मान लो हमें ये एंगल पता चल गया, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, देखो बच्चे, देखो बच्चे इधर देखो, इधर देखो, ये रिजल्टेंट है, मान लो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, और हमें ये एंगल मिल सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल, ये देखो ये ए है और ये क्या है रिजल्टेंट, इधर देखो बच्चे ये रिजल्टेंट है और ये ए है, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बट इस फाई से हमें यहाँ कैसे मिलेगा, अब एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो बच्चे, तो सबको भूल जाओ, ये देखो ये एक लाइन है, ये वाली लाइन को मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ खींच के, ये यूं जा रही है, यूं, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे बताओ, ये एंगल कैसे निकालेंगे, अब ये एंगल, ये देखो ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 120 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर होता है, और इसका और इसका सम, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, तो क्या होगा बच्चे x प्लस 120 प्लस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ नहीं लगाते तो आप कॉट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बट चलो खैर छोड़ो, इससे क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा, इधर उधर माइनस में भेजो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15x प्लस 60 माइनस 5, इसको इधर भेज दोगे तो 120 माइनस 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा 60, और इसको इधर देखोगे माइनस 5 हो जाएगा। तो अगर आपको ये एंगल चाहिए, क्योंकि आप दोबारा जब लगाएंगे ये वाला और ये वाला, तो ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा, ये जो कि पूरा एंगल होगा, कितना एंगल होगा ये पूरा एंगल होगा, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये पूरा एंगल चाहिए होगा, इसके लिए x चाहिए होगा, x चाहिए होगा, x के लिए क्या चाहिए होगा, फाई चाहिए होगा, फाई किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे फाई निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, इससे x आएगा, फिर ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 60 प्लस x, फिर इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 60 प्लस x, फिर जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो एंगल लिखेंगे क्या लिखेंगे 60 प्लस x, बट इतना सिंपल तो है नहीं, सारे तालमें हम करने, सबसे पहले आपको फाई निकालना पड़ेगा, फाई की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पुट करनी पड़ेगी, इससे x आएगा, x से क्या आएगा 60 प्लस x आएगा, 60 प्लस x आएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप इसे कर रहे हैं, देखो बच्चे अगर हो जाता है तो करो, नहीं और अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है जो कॉम्प्लिकेटेड है तो यही तक छोड़ दो फिलहाल, बट एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको प्रॉपर वैल्यूज मिलती है। ट्राई करो इधर देखो बच्ची, इधर देखो बच्चों, हमको सबसे पहले फाई निकालना है, तो यहाँ फाई कैसे आएगा, ए कितना है 10, बी भी कितना है 10 साइन थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल हमने दिया है 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10, ए और बी की वैल्यू cos 60, क्योंकि एंगल 60 है, cos 60 हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चे जल्दी से हम, तो साइन 60 क्या होता है, ये tan phi इज इक्वल टू 10√3/2 होता है, ये 10 cos 60 होता है हाफ, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 पाई क्या हो जाएगा बच्चे
5√3 ये आ जाएगा 15, ये कट जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। फाई की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री की होती है 1/√3, तो फाई 30 आ जाएगा। फाई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अगर फाई की वैल्यू 30 पुट कर देंगे हम लोग तो x कितना आ जाएगा 60 - 30 क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, x 30 हो जाएगा। x की वैल्यू 30 आ गई तो x की वैल्यू हम 30 पुट कर देंगे, 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। खैर वैसे इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल आ गया, तब पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो डायरेक्ट भी आप पाइथागोरस से कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो अब हमें ये समझ में आया कि ये जो 10√3 डिस्प्लेसमेंट है और ये उसके बाद 10 डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में जो एंगल आया है 90 डिग्री आया है। तो फिर से हम बच्चे ये फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे और एंगल 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि एंगल हमारा कितना आ गया 90 आ गया। तो ये एक इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करना है, 10√3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2 cos, आगे करेंगे बट आगे 0 हो जाएगा। कारण क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो आगे मैं लिख नहीं रहा, सीधे सीधे क्या करते हैं 0। तो हम सिंपलीफाई करते हैं बच्चे, आगे सिंपलीफाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 300 और ये क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा √400। √400 किसका रूट होता है 20 का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों एक्चुअल में इधर देखो बच्चे, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है कि रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा। तो खैर मैं आपको अभी ना कॉस की वैल्यूज और साइन की वैल्यूज बड़े एंगल पे सिखा दूंगा, जैसे 120 या 150 इजीली आगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे याद दिलाना, लिख लो बच्चे, तो मुझे ये सिखाना है, लिख लो साइड में कॉपी पे लिख लो भाई। हाँ चलो, अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये है इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा x² + x² + 2x cos 90 का एंगल है, cos 90 का एंगल क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये 2x², ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा x बाहर आ जाएगा, x√2 हो जाएगा। तो हमेशा आपसे ध्यान रखना, अगर जब दो बराबर वेक्टर्स हो, सुन लो बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से याद रखो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में ना इतना टाइम नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली आना चाहिए। इक्वल वेक्टर में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है √2 टाइम्स। क्या होता है √2 टाइम्स। जैसे अगर इस पे 10 न्यूटन का यहाँ फोर्स लग रहा है, 10 का यहाँ लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 10√2। कितना होगा 10√2। याद रखो, मेमोरी में रखो चीजें फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि 10√2 टाइम्स हो जाएगा। किसका एंगल कितना होगा, देखो बच्चे जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका एंगल ठीक बीच में होता है। अगर ये 90 है तो 45 होगा, बट हम कैसे माने, एक बार करके भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो बच्चे रिजल्टेंट का जो एंगल है वो उसका फॉर्मूला होता है tan phi = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये हम निकालते हैं। तो tan phi एक को a मान लो, एक को b मान लो, x sin 90 x + x cos 90, cos 90 is 0, ये sin 90 is 1, ये क्या हो जाएगा x/x tan phi। कब होगा ये 1 हो जाएगा, कब होगा tan phi 1, जब 45 डिग्री का एंगल, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा x√2 और कितने एंगल पे होगा 45। अभी अगर 120 डिग्री का एंगल है इनमें तो कैसे करेंगे, तो अब रिजल्टेंट निकालते हैं 120 के केस में। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चे, आपको cos 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होती है cos 120 की वैल्यू बताओ, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। मैं आपको याद करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे होती है। ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x² × -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x² - x², 2x² - x² क्या हो जाएगा √x², क्योंकि क्या हो जाएगा x आ जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो मान के चलो अगर 120 डिग्री का एंगल है, ये x है ये x है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा x हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में। कहा जाता है बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट उनके बराबर ही है। जैसे बॉडी पे अगर 10 न्यूटन का दो फोर्स लग रहा है 120 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा, ओवरऑल कट कटा के क्या हो जाएगा 10 ही आता है।
मैथमेटिकली। अब फिजिक्स मत लगाना, दिमाग मत लगाना, सीधे किसकी बात करें हम लोग, मैथमेटिक्स की बात करें। तो अगर 10 लग रहा है, 10 लग रहा है, उसका रिजल्टेंट 10 पे होगा, कितने एंगल पे होगा, 60 डिग्री पे होगा। कैसे होगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को लगा के निकालेंगे, फिर से पूरा का पूरा होगा, इसी बात है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट देखो बच्चे, मैं अभी आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा खुद करके देखना ये सब चीजें करके, ठीक है। बट इसके लिए आपको साइन जैसे साइन 120 और कॉस 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस 120 होता है माइनस हाफ, लिख लो बच्चे, माइनस हाफ होता है। और साइन 120 क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? √3/2। ठीक है, अभी फिलहाल जब करना घर पे, ठीक है बच्चों। अब इस केस में क्या होगा, तीसरा केस है, इस केस में भी निकालते हैं बच्चों फॉर्मूले से, रिजल्टेंट वगैरह निकालते हैं और एंगल भी निकालते हैं। खैर एंगल तो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आप जब लगाओगे तो एंगल क्या आ जाएगा, बीच में। बीच में मतलब कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, क्योंकि बराबर वेक्टर है ना। सॉरी, रिजल्टेंट क्या होगा ये निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएं, लगाओ। क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चे, बोलो। cos 60 होता है हाफ, हो जाएगा हाफ, कट जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। x बाहर आ जाएगा x √3। तो ध्यान रखना इस केस में क्या होता है, x √3। तो ध्यान रखना, अगर एक बॉडी पे 260 डिग्री पे फोर्स लग रही है, बराबर बराबर, जैसे 10 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 10√3। क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करूंगा, एकदम से बताऊंगा ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा, इस तरह बताऊंगा। बट मैं पूरा भी करके दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बट ये आपको पूरा सीखना है, क्योंकि जब बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह दोगे तो आपको ये सब याद होना चाहिए, शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा या फिर सीबीएसई में भी याद नहीं होगा तो आप मैच नहीं कर पाओगे। मैचिंग मैच करना होता है ना, कि मैंने सही निकाला है गलत निकाला है, या फिर आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। आपको ऐसे 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 तो कर दूंगी, ऐसे हो जाएगा फास्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2x हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी एंगल कैसे निकालने हैं बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया, तो एंगल आपको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोई डाउट बच्चों?